अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में कहती हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। 25 और 26 अगस्त को शब को दहशतगर्दों के बलूचिस्तान में बुज़दिलाना हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई, 21 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 14 जवान शहीद हो गए। अपडेट करें ISPR के मुताबिक मूसा खेल के इलाका लसवेला में दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। शौदा में पाक फौज के 10 जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां, मूसा खेल में 23 अफराद को कत्ल कर दिया। कलात में 5 एहलकार वन समेत 8 अफराद को निशाना बनाया। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया, 1 शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। कोयटा के इलाके मूसा खेल में दहशतगर्दों ने कौमी शाहरा पर फायरिंग करके 23 अफराद को कत्ल कर दिया। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई का कहना है बैनुल सूबाई शाहरा पर नाका लगाकर मुसाफिरों को बसों से उतारा और फायरिंग कर दी। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को आग भी लगाई। कलात में कौमी शाहरा पर दहशतगर्दों के हमले में 5 एहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। लाशों को DHQ पहुँचाया गया। उधर बोलान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, रेलवे पुल पर धमाके से 1 शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद कराची और पिंडी जबकि कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। मरम्मत का काम जारी है। दहशतगर्दों को मुल्क में पनपने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमारे 14 जवान शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। सारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ये एकदम नहीं हुए, ये बाकायदा प्लानिंग से हुए हैं। बाकायदा उन्होंने एक प्लान करके और बाकायदा टारगेट करके किया है। उनका बंदोबस्त करेगी इंशाल्लाह। जो भी इस अटैक को सपोर्ट कर रहा है हमारी डेफिनेशन में वो दहशतगर्द है। हमारे भी 14 जवान इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, लेविस भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं, और हमने 21 दहशतगर्द मारे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया था, उनके अज़ाइम कुछ और थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, लेविस के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया और उनके बहुत सारे प्लान्स को नाकाम किया। मूसा खेल दहशतगर्दी अलमनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी और दीगर हुकाम ने शदीद मज़म्मत कर दी। कहा कि दहशतगर्द बच नहीं पाएंगे। मुल्क में दहशतगर्दी हरगिज़ कबूल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। मकामी इंतजामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में दहशतगर्दी हरगिज कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मूसा खेल में मुसाफिरों के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। कहा दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए आलमी उमूर के माहिर और तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने वालों को सिक्योरिटी फोर्सेस उनके बिलों में से निकाल कर मार रही हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद का कहना था कि बलूचिस्तान के लापता अफराद ही मुल्क दुश्मन नासिर के हाथों में खेलकर बलूचिस्तान का आम सबूताज कर रहे हैं। महारंग बलोच भी एक ऐसा ही किरदार है जिसने अपने आकाओं के कहने पर पाकिस्तान को बदनाम किया। के लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं दहशतगर्द, मासूम सिविलियन शहरी हैं, उससे ये साबित होता है कि इनकी ये हिकमत अमली के पाक फौज और उनके छावनियों और
बेसिस को उनका हिसाब तोड़ के निशाना बनाए, वो नाकाम हो रही है। इसलिए इन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करना शुरू किया है, जिसका मकसद ये है कि जो बलूचिस्तान में बाहर के दीगर सूबों से और बाहर के ममालिक से जो लोग आते हैं तिजारत के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको टारगेट किया जाए। चीज हमें समझने वाली है, बलूचिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। माइंस एंड मिनरल्स वर्क की वजह से इम्पोर्टेंट है, सी पैक की वजह से इम्पोर्टेंट है, गवादर की वजह से इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो इनसे खुश नहीं है, इससे डेवलपमेंट से, चाइना के प्रेजेंस से, तो इसलिए वो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसमें हमने देखा एक पॉलिटिकल फ्रंट बना हुआ है जिसको लीड कर रही मारंग बलोच, और उसका रोल उसने सारा उठाया हुआ था कि मिसिंग पर्सन का, और मिसिंग पर्सन वो सारे वही है जो दहशतगर्द हैं। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख की बलूचिस्तान में मुसाफिर पाकिस्तान में कत्लेआम की मजम्मत। कहा कि बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले और सरकारी और अवामी इमलाक पर हमला करने वाले पाकिस्तान और बलोच दुश्मन अनासर के आलाकार हैं। ये अनासर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अमन से खेलना चाहते हैं। इनके खिलाफ पूरी कौम रियासत पाकिस्तान के शाना बशाना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, नापाक अज़ाइम रखने वालों की खाम ख्याली है। गुनाह लोगों का कत्लेआम करना, उनके बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देख के, तो ये बात वाज़ेह होती है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में इंतशार चाहती हैं, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी पंजाबी बलोची के नाम पे, कभी सिंधी मुहाजिर के नाम पे, वो मुसलसल अपनी साजिशों में मसरूफ हैं। मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान को इस वक्त तमाम कुव्वतों का एतमाद हासिल है, सियासी हों, मजहबी हों, बलूचिस्तान की अवाम का एतमाद हासिल है। और ऐसे अनासिर को जो इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं, एक तो उनके खिलाफ रियासत को भरपूर एक्शन लेना चाहिए। दूसरा मेरा एक सवाल है कि ये जो मिसिंग पर्सन के नाम पर और इंसानी हकूक के नाम पर धरने देते हैं, जलसे करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो इस कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? बहरहाल बलूचिस्तान की अवाम हो या पाकिस्तान की अवाम, वो हम एक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। और जो ये ख्वाब देखते हैं कि वो बलूचिस्तान में बदअमनी फैला के बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोक लेंगे, ये उनके ख्वाब क़यामत की सुबह तक पूरे नहीं हो सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक के बाजार में हौलनाक धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। कमिश्नर बनू आबिद वजीर के मुताबिक धमाके से 18 अफराद जख्मी हुए। मुताल्लिक़ अफसरान मौके पर पहुंच गए। तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस से गुज़िश्ता रात कामयाब ऑपरेशन में करदा BLA के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। अमान सबोताज करने की एक और कोशिश नाकाम। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ कामयाब कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल और मुतादिद को जख्मी किया गया। मुल्क दुश्मनों का ताल्लुक कलदम BLA से था, जिन्होंने बुज़दिलाना हमलों में फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल काजी HQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह जनरल ली क्यामिंग ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली कंपनियों ने सार्फिन से मजीद रुपए निकलवाने की तैयारी कर ली है। नेपरा ने तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर बिजली मजीद महंगी करने का प्लान तैयार कर लिया। डिस्कोस की जानिब से बिजली महंगी करने की नेपरा अथॉरिटी में दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद वसूलियों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। दरख्वास्त मंजूर होने पर बिजली के फी यूनिट पर ₹1.90 का इजाफा होगा। फैसले का इत्तलाक सरकारी डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। इदारों की तश्कील 9 के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला। विफाकी इदारों की तंजीम 9 और तश्कील 9 में फारिग होने वाले हजारों मुलाजमीन को माली पैकेज दिया जाएगा।
کابینہ کمیٹی برائے قانون نے سول سروینٹ ایکٹ 1973 میں اہم ترمیم منظور کر لی ہیں۔ ترمیم کے تحت کسی بھی وزارت، ڈویژن یا ادارے کے خاتمے پر حکومت مالی پیکج دے گی۔ فارغ ہونے والا ملازم مالی پیکج دینے کا پابند ہوگا۔ مالی پیکج پر اعتراض کی صورت میں کمیٹی کو درخواست دے سکے گا۔ اور قائمہ کمیٹی نجکاری نے پی آئی اے کے ملازمین کے لیے مدت ملازمت 3 سال بڑھانے کی تجویز دے دی ہے۔ 1 اکتوبر کو نجکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ تجویز دی گئی کہ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد ملازمین کو 3 سال تک نوکری سے فارغ نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری 1 اکتوبر 2024 کو کی جائے گی۔ سیکریٹری نجکاری نے بتایا کہ جانچ پڑتال کا پروسیس ستمبر میں مکمل ہو جائے گا۔ نجکاری کے 3 سال بعد ملازمین کو پیکج دے کر ریٹائرڈ کیا جا سکے گا۔ پی آئی اے کے 203 ارب روپے کے واجبات خریدنے والی کمپنی ادا کرے گی۔ پی آئی اے میں جو اضافی بھرتیاں ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ نجکاری اس لیے کی جا رہی ہے کہ آئندہ سالوں میں 80 ارب روپے کے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی اب نجکاری ہونی چاہیے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری میں مزید تاخیر۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا 4 ستمبر تک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ شیڈیول میں فی الحال پاکستان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ وزارت خزانہ ستمبر میں $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پر امید ہے۔ حکومت چین، سعودی عرب اور یو اے ای سے $12 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کرانے اور کمرشل قرض کی ری فائننسنگ کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مزید $1.2 ارب قرض کے وصول کی درخواست بھی دے دی ہے۔ نئے قرض کا مقصد $2 ارب کا فائننسنگ گیپ پورا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشیر اکنامک اینڈ فائنینشل ریفارمز مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خواہش مند امیدواروں سے 9 ستمبر تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ خزانہ ڈویژن کے مطابق کامیاب امیدوار کو اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل 1 کے مساوی تنخواہ ملے گی، جو 15 سے 20 لاکھ روپے ہے۔ مشیر کی تقرری 2 سال کے لیے کی جائے گی۔ عہدے کے لیے نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے۔ بجلی چوروں کی گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ وزیر توانائی اویس لاغاری نے واضح کر دیا۔ کہا بجلی چوری کو روکنا بہت ضروری ہے۔ حکومت اور عوام کے لیے بجلی چوری ناقابل برداشت ہے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر سامت پر یہ بھی کہہ دیا کہ صارفین کے لیے پری پیڈ میٹرز مہیا کرنے کی ضرورت ہے، جس سے بجلی چوری روکنے میں مدد ملے گی اور اس صارفین پر بلوں کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ لوگ جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکیں، قسطوں کے اندر ادا کر سکیں، ایڈوانس میں ادا کر سکیں۔ جس طرح فون کے سسٹم ہوتے ہیں پری پیڈ، اس قسم کے سسٹم ہمارے سنگل فیز اور 3 فیز میٹرز کے صارفین کو ملنے چاہیے۔ یہ ڈسٹریبیوشن کی کمپنیز کا جو سیکٹر ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہاں تقریباً 500 سے 600 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم نہ صرف اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوتا اس نقصان کو کم سے کم کرنا ہمارا ایک ملک کا ایک فرض ہے۔ جو کام ہماری وزارت میں ہوا ہے وہ پچھلے 75 سال میں نہیں ہوا۔ انٹرنیٹ سروس کی سست روی نے سارے ملک میں آن لائن کاروبار کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور اس سے ملکی معیشت پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماہر معاشیات نعیم قریشی کی بول بیوپار میں گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ کافی دن سے یہ سارا سلسلہ فری لانسرز کا جو چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا جو سلو کرنے کا معاملہ ہے، یعنی پورا آپ سمجھ لیں کہ یہ فری لانسنگ مارکیٹ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ بزنس چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ ہمارا یہ بزنس جو ہے فلپائن چلا جائے گا، بنگلہ دیش چلا جائے گا، بھارت چلا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں۔ اگر ہم نے کوئی جامع پلان نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مزید مستقبل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی حقیقی معنوں میں پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کوئی حقیقی قدم اٹھتا نظر نہیں آ رہا۔ سکھر میں چہلم امام حسین کا عزاداری جلوس مرکزی امام بارگاہ انجمن امامیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی موجود ہے موقع پر۔ جی شاہد، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اور سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟ چہلم امام حسین علیہ السلام کا عزاداری جلوس
शक्कर की मरकजी इमाम बारगाह अंजुमन इमामिया शिकारपुर रोड से बरामद हो चुका है। इस वक्त जुलूस जो है वो मरकजी रास्तों पर रवा दफा है। जुलूस जो है होता हुआ सीधा घंटा घर चौक पहुंचेगा। जुलूस में नोहा ख्वानी भी हो रही है, सीना कोबी भी हो रही है। इस वक्त जुलूस जो है वो शिकारपुर रोड पर मौजूद है। जुलूस के साथ अलम-उज़-ज़ुलजना भी मौजूद है। इस वक्त भी जो है वो जुलूस यहाँ से निकलकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दफा है। नोहा ख्वानी भी हो रही है, सीना कोबी भी हो रही है। जी, लाड़काना में चेहलम इमाम हुसैन का मरकजी मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज शहजाद अली खान से। चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाड़काना में भी मरकजी मातमी जुलूस जाड़ल शाह इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। ये 70 जो हैं ताबूत, ताज़िए और जुलूस जुलजना और मुख्तलिफ इदारों से आते हैं, जो यहाँ जाड़ल शाह में शामिल होके एक जुलूस की शक्ल में चेहलम के निकलते हैं। ये करबला को अपना सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। के बाद तक जो है वो मरकजी मातमी जुलूस। बहुत शुक्रिया शहजाद अली। इसराइली जरत की बात करेंगे। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमले में कई बच्चे शहीद और जख्मी हो गए। इसराइल की धमकी के बाद मरीज और बेघर लोग आखिरी अस्पताल अल-अक्सा भी छोड़ने पर मजबूर हो गए। माली गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाई, 9 मौलूद और बच्चों पर बम गिरा दिए गए। वफाक स्ट्रीट मलबे का ढेर बन गई। जख्मी बच्चों को अल अहली अस्पताल मुंतकिल किया गया। हीरुल बलाग पर हमले की धमकी के बाद मरीज और दीगर बेघर लोग आखिरी पनाहगाह अस्पताल अल-अक्सा भी खाली कर गए। इसराइल सरहद पर कशीदगी के सबब सयाह इसराइल छोड़कर जाने लगे। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर रश लग गया। दूसरी जानिब काहिरा में हमास ने जंगबंदी के लिए इसराइल की शराइत मुस्तरद कर दी हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपील की है कि इसराइल और लुबनान कशीदगी कम करें। जादू की छड़ी मेरे पास नहीं कि पल झपकते में सारे मामला ठीक कर दूं। कराची से टेस्ट मैच की पिंडी मुंतकली किसी तरह भी यू टर्न नहीं। सर्जरी का मतलब नॉन परफॉर्मर्स की जगह अहल खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत है। जब चेयरमैन पीसीबी बना उसी वक्त लोगों की ख्वाहिश थी कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं, मामला ठीक करके ही पीसीबी से जाऊंगा। सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात पर मोहसिन नकवी ने भी अपना भरपूर दिफा कर दिया। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि आपको कहूं कि अब अगला मैच आउट ऑफ द वे जाएगा। हमें चीज़ों को फिक्स करना है। मैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए बैठा हूँ, वो फिक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। पहली बात ये कि एक हफ्ता लेट मैच होना यू टर्न नहीं है। फैसला मैंने नहीं किया था कराची मैच का, पहले का फैसला हुआ था, उसको मैंने फैसले को चेंज किया और हमने सबके साथ कंसल्टेशन से उसको पिंडी मूव किया। उसमें कोई यू टर्न नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है। मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं है या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। में वालिद बनने वाले कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी ने नौमौलूद बेटे के साथ पहली तस्वीर शेयर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में शाहीन, अहलिया और नन्हे मेहमान का हाथ देखा जा सकता है। शाहीन अफरीदी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। हमारे बेटे अली यार अफरीदी को इस दुनिया में खुशामदीद। मेरा दिल और ज़िंदगी आपके आने से बेहतर हो गई। 24 अगस्त की तारीख हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। पैरालंपिक गेम्स की मशल बरतानिया से फ्रांस पहुंच गई। मशल को सुरंग के रास्ते बरतानिया से फ्रांस लाया गया। एथलीट्स ने मशल के साथ शहर का सफर भी किया। पैरालंपिक गेम्स का आगाज 28 अगस्त से पेरिस में होगा। और अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत हुआ है। गुज़श्ता 10 साल के दौरान इदारों की निजकारी की तफसीलात कमेटी में पेश की गई। सेक्रेटरी निजकारी ने ब्रीफिंग में बताया कि 15 इदारों की निजकारी या शेयर्स की फरोख्त किए गए हैं। 2014 में UBL के शेयर्स फरोख्त हुए। 2015 में कुछ इदारों की निजकारी और शेयर्स फरोख्त हुए। 2021 में 7 सरकारी जायदादें फरोख्त, जबकि 2024 में हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स की निजकारी की गई।
انصاف نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کا کہنا درست نہیں کہ اس کو فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے. یہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی کوشش ہے. تحریک انصاف کا آئین قانون کے مطابق بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. الیکشن کمیشن پابند ہے کہ پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹس پر کارروائی مکمل کرے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد اور آزاد ارکان کی وابستگی کے سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے. اسی کے ساتھ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ boltnews.com. دیکھتے رہیے بولٹ نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.